हेलो हेलो दोस्त। मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एनवायरनमेंट चल रहा था और उसमें हम आपको बताए हैं पहले भी कि हम इसमें वही चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना होगी। ठीक है, तो पेपर में आने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज तैयार कर रहे हैं, जिसमें करीब 5 से 6, एक अभी 4 वीडियो बन चुकी है, 2 और बनेगी बस। तो ये भी है कि भाई जितने प्रश्न आते हैं एनवायरनमेंट से, उसमें से आपके अच्छे खासे प्रश्न कवर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, उसमें कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो भाई वीडियो को ध्यान से देखने दीजिए। तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अभी अगर देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा, अगर अभी नहीं देखते हैं तो एग्ज़ाम के बाद देखना ही पड़ेगा, ये भी कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब देख लेंगे कि प्रश्न ऐसे-ऐसे आते हैं, तो आप वीडियो को देखने के लिए ज़रूर तैयार हो जाएँगे। ठीक है? तो इससे अच्छा है कि अभी से देखिए तो सही रहेगा। ठीक है? जानकारी है कि क्रैश कोर्स हम अवेलेबल कराते हैं। इसमें बिहार पीसीएस जो 67th होने वाला है, आरओ 2021 बिहार सीडीपीओ बिहार दरोगा का एग्ज़ाम, इसमें हम इसकी मात्र 300 रुपये फ़ीस है। अभी नवरात्रि तक के लिए है, बस नवरात्रि तक के लिए है। नवरात्रि के बाद इसकी फ़ीस फिर से बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर अभी कोई एडमिशन लेता है तो 300 में ही हो जाएगा, नहीं तो नवरात्रि के बाद इसकी फ़ीस अच्छी खासी हम कर देंगे। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है। इसमें हम आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ देंगे और साथ में टेस्ट भी होता है, वीकली टेस्ट जो करवाते हैं हम। और आप लोग अगर करेंगे तो हम वो वीकली टेस्ट, मतलब सप्ताह में 2 दिन टेस्ट होता है, और वो दोनों दिन में कम से कम 8 टेस्ट हम करवाएंगे, फुल मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, तो भाई थोड़ा ध्यान से, जिसको भी पेड कोर्स ज्वाइन करना है वो जल्दी से जल्दी एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है और सीटें अच्छी खासी हैं। तो इसमें क्या है कि कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। कि आईयूसीएन, पिछले वाली वीडियो में हमने आईयूसीएन पर रोक दिया था कि आईयूसीएन क्या है, कैसी संस्था है, ये सब बता के हमने रोक दिया था। आज हम उसके आगे देखेंगे आईयूसीएन के लाभ क्या है, आईयूसीएन सूची के लाभ क्या हैं। तो लाभ क्या है भाई कि जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना, पहला लाभ है। दूसरा है कि संकटापन्न प्रजातियों की पहचान और उनका अभिलेखन करना, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान करना और उनका अभिलेखन भी करना। फिर जैव विविधता ह्रास सूची का निर्माण करना। अगला पॉइंट है कि स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन करना। आप सोचेंगे कि लाइन टू लाइन ही बता रहे हैं, तो फायदा क्या है? फायदा इसलिए है क्योंकि हम लाइन टू लाइन जब बताएंगे तो आप सुनेंगे भी और ये आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है, और इतना ही बताएंगे तो आप उसको जल्दी से जल्दी याद भी कर जाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे है रामसर सम्मेलन। क्या भाई? आर्द्रभूमियों के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। आर्द्रभूमियाँ बहुत सारी हैं भारत में। इस समय वर्तमान में करीब 46 हैं, 46 हैं। ठीक है, तो इनके बारे में क्या है कि रामसर साइट्स, तो इसकी शुरुआत होती है रामसर सम्मेलन से। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल क्या है इम्पोर्टेंस, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। क्या इसमें ये 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक जगह है रामसर, उसी पर, वहीं उसी जगह पर बैठक हुई थी। और इस बैठक में प्रस्तावित हुआ था कि वेटलैंड्स के बारे में बातें हुई थी कि उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब बातों पर बहस हुई थी। और यहाँ 1971 में बैठक हुई थी, याद रखना, 1971 में बैठक हुई। और ये करीब 4 साल के बाद ये पूरी तरह से कार्यान्वित हुआ है। 1975 में कार्यान्वित किया गया। हर साल ना आर्द्रभूमियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो आर्द्रभूमि क्या होती भाई? पहली बात तो ये जानना है कि आर्द्रभूमि होती क्या है,
तो आर्द्रभूमि के बारे में याद रखें कि आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है। जल और स्थल के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसी को हम आर्द्रभूमि बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रकृति जो है वो पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज की तरह काम करती है। इसकी प्रकृति क्या है कि यह पानी को सोखने और छानने की विशाल स्पंज की तरह काम करता है। फिर पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करता है। याद रखना, क्या कम करता है कि पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करता है और उसको कम करने के साथ तलछटों को हटा देता है। तलछटों को हटाने के बाद क्या होगा, वो पानी को शुद्ध कर देगा। रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन 2019 हुआ। इसकी मेजबानी की थी चीन ने। 2019 हम क्यों बता रहे हैं, आप ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल का टर्म है कि भैया 21 वाला ना पूछ के वो 20 वाला पूछ लेते हैं, 20 वाला ना पूछ के 19 वाला पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा 1-2 साल का हम इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक। तो रामसर सम्मेलन 2019 में हुआ है, चीन की मेजबानी में किया गया 2 फरवरी 2019 को। और थीम थी क्या, थीम थी आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन। तो आर्द्रभूमि तथा जलवायु परिवर्तन की थीम के साथ 2 फरवरी 2019 को चीन की मेजबानी में रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पहला आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया। तो पहला आर्द्रभूमि दिवस भैया मनाया गया है 2 फरवरी 1997 को। ठीक है, 16 साल पूरा हो चुका था इसका 1971 में, है ना, नहीं 75 में ये पूरी तरह कार्यान्वित हुआ था। पहला आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी 1997 को। ठीक है, फिर आर्द्रभूमि दिवस जो 2020 में मनाया गया उसकी थीम रही आर्द्रभूमि और जैव विविधता। 2021 की थीम है आर्द्रभूमि और जल। तो हमें याद रखना है 20 की थीम क्या रही, 21 की थीम क्या रही, 19 की थीम क्या रही। ठीक है, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। आगे देखते हैं, भारत में रामसर स्थल। भारत में जो रामसर स्थल है ना, 2021 की जो रिपोर्ट है अभी ताजी उसमें उसके अनुसार 46 साइट्स हैं पूरे भारत में। आपके उत्तर प्रदेश में भी हैं, महाराष्ट्र में, अभी बिहार में भी कुछ बनाए गए हैं ना, हरियाणा में भी बना, पंजाब में भी नए जो 2020-21 में सब बनाए गए, ये सब नए हैं ना। तो बहुत सारी साइट्स को इसमें जोड़ा गया है। तो उसमें हम देख लेते हैं, लद्दाख के भी कुछ साइट्स को जोड़ा गया, तो उनकी साइट्स के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे कौन सी साइट कहाँ पर है। तो भैया इस्तारता सापुक तसो और तसोकर झील, ये कहाँ है, लद्दाख में है। इस्तारता सापुक तसो तसोकर झील कहाँ है, लद्दाख में है। सुर सरोवर या कीथम झील या सुर सरोवर झील कहाँ है, आगरा के उत्तर प्रदेश में है। लोअर पीसीएस में पूछा गया है सवाल ये कि कीथम झील कहाँ है। इसके आगे सुल्तानपुर एक अभयारण्य भी है, सुल्तानपुर, तो वो कहाँ है भाई, वो हरियाणा में है, ये भी याद रखना। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है, 2021 में शामिल हुआ। फिर लोनार झील महाराष्ट्र में है, कांवर झील बिहार में है, बिहार स्पेशल के लिए। आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड का पहला है ये, याद रखना। उत्तराखंड का पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला, लगभग जनवरी फरवरी में जाएगा। तो उत्तराखंड का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो नाम याद रखना, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। नंदुर मद महेश्वर कहाँ है भैया, महाराष्ट्र में है। केशोपुर मियानी कहाँ है, पंजाब में। व्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में। नंगल पंजाब में। नवाबगंज पक्षी विहार है, हमारे उत्तर प्रदेश में है भाई। नवाबगंज उन्नाव में है, उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अरंगा उत्तर प्रदेश गोंडा में है। समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश मैनपुरी। समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश रायबरेली। सांडी हरदोई उत्तर प्रदेश। सरसई नवार झील है उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित है। तो ये हो गई उत्तर प्रदेश की साइट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अष्टमुदी केरल में है। सस्तमकोट्टा केरल में है। वेम्बनाड कोल
केरल में है। भितरकनिका कोल उड़ीसा, भितरकनिका गरान है उड़ीसा में है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर चिल्का झील भी उड़ीसा में है। याद रखना, भारत में जब पहली रामसर साइट घोषित की गई 1986 में घोषित की गई थी ना, 1986 में, तो भारत की पहली रामसर साइट रही है चिल्का झील, और एक है भरतपुर में, केवलादेव, राजस्थान में, राजस्थान के भरतपुर में है केवलादेव और चिल्का झील। इन दोनों को शामिल किया गया था रामसर साइट में सबसे पहले, वो भी कब, 1986 में। तो याद रखना इन दोनों के बारे में, ठीक है। फिर भोजताल मध्य प्रदेश में है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश, रेणुका बांध हिमाचल प्रदेश, सबसे छोटा है रेणुका बांध, ठीक है, याद रखना भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है रेणुका बांध, ये भी याद रखना है। फिर दीपोर बिल असम में है। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि कहाँ भाई, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। याद रखना भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, सुंदरवन है, ठीक है, ये भी याद रखना। और सबसे छोटी रेणुका है। हरके बैराज पंजाब में है, कंजली पंजाब में है, ये भी याद रखना। सबसे बड़ा कौन सा है भाई, सुंदरवन, सबसे छोटा रेणुका। याद रखना रेणुका है हिमाचल प्रदेश और सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे है बाधवाना झील गुजरात, बाधवाना झील गुजरात, याद रखना भी। लोनार झील महाराष्ट्र, रोपड़ पंजाब, होकेरा झील, होकेरा जम्मू कश्मीर, सुरिनसर मंसार, सुरिनसर मंसार जम्मू कश्मीर, तसो मोरोरी जम्मू कश्मीर, वूलर जम्मू कश्मीर, ये सब जम्मू कश्मीर में, ठीक। फिर अच्छा, 2 बार सुनेंगे तो इसको याद हो जाएगा। और वीडियो अच्छे लगे भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, कहाँ है ये, गुजरात में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोकटक मणिपुर में है भाई। और याद रखना लोकटक जो है ना मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है, अभी है। लोकटक हो गया। फिर पॉइंट कैलीमरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, पॉइंट कैलीमरे वन्यजीव पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। रुद्र सागर त्रिपुरा, सांभर झील राजस्थान, केवलादेव ये सबसे पहले ओडिशा चिल्का झील के साथ में शामिल किया गया था, केवलादेव भरतपुर में है। ऊपरी गंगा नदी जो कि ब्रज घाट से लेकर नरोरा तक है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये सब रामसर साइट्स हैं भारत की। एक बात और याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है सुंदरवन और सबसे छोटा है रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन राज्य के हिसाब से अगर देखेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल किया गया है वो, उसमें गुजरात का नंबर आता है सबसे पहले। सबसे ज़्यादा क्षेत्र गुजरात के शामिल है इसमें, ये भी याद रखना, ठीक भाई। आगे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है भाई, यह आर्द्र भूमियों में मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होते हैं ना उनकी सूची जारी करता है। आर्द्र भूमियों में जब मानवीय हस्तक्षेप होता है तो उससे जो परिणाम निकलता है ना उनकी सूची जारी करता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। भारत में 2 साइट्स हैं रामसर साइट्स जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। पहले तो 3 थी, 2003 से पहले 3 थी, लेकिन क्या हुआ कि 1993 में जब चिल्का झील को शामिल किया गया था तो उसमें कुछ गाद-वाद की समस्या आ गई थी। लेकिन फिर 2002 में इसको इस चीज से बाहर कर दिया गया, भाई मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। किसको, चिल्का झील को। लेकिन अभी भी कौन कौन है, 2 हैं। तो एक है भैया लोकटक जो कि मणिपुर में है और दूसरा है केवलादेव जो कि भरतपुर में है। तो ये 2 साइट्स हैं जो ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल की गई हैं, ठीक है। एक संस्था है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक क्या है भाई, ट्रैफिक क्या है, यह एक गैर सरकारी संगठन है। ट्रैफिक एक गैर सरकारी संगठन है। इस मिशन इसका ये है कि यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा तो नहीं है। अगर इनके व्यापार से या इनके यूज से कोई खतरा है तो क्या किया जाएगा, इन पे रोक लगा दिया जाएगा। और कौन करेगा ये काम, ट्रैफिक करेगा। ट्रैफिक जो है WWF और IUCN का रणनीतिक गठबंधन है। ट्रैफिक किसका गठबंधन है भाई, WWF वर्ल्ड वाइड फंड और
IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका रणनीतिक गठबंधन है। यह प्रश्न आया हुआ है, लेहबेरी क्या थी? सी बकथोर्न भी बोलते हैं, यूपीएससी में प्रश्न आया हुआ है इस पे। तो लेहबेरी, जिसको सी बकथोर्न भी कहा जाता है, यह एक पर्णपाती झाड़ी होती। पहली चीज यह एक पर्णपाती झाड़ी होती भाई। दूसरी चीज, लद्दाख में पाया जाने वाला एक पौधा होता है, लद्दाख में पाया जाने वाला। फिर शीत मरुस्थल नियंत्रण में सहायक होता है। और क्या है ये कि विटामिन तथा पोषक तत्व से भरपूर होता है। ये चीज हमें याद रखने की लेहबेरी के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। फिर भितरकनिका ग्रान है ना, तो यहाँ से ब्राह्मणी और बैतरणी नदी, कई बार पूछा जाता है यहाँ से कौन सी नदी बहती है, वहां से कौन सी नदी बह रही है, बीच बीच से कौन सी नदी बह रही है। तो भितरकनिका जो ग्रान है वहां पर ब्राह्मणी और बैतरणी नदी बहती है। इसके अलावा केवलादेव राजस्थान का है ना, भरतपुर का, यहाँ से गभीरा और बाणगंगा नदियां केवलादेव से बहती हैं। गभीरा और बाणगंगा नदियां कहाँ से बह रही? केवलादेव भरतपुर से होकर बहती। इसके अलावा कार्बेट है, जिम कार्बेट के बारे में जानते होंगे। तो जिम कार्बेट से कौन सी नदी बह रही, याद रखना, कई बार पूछा जाता है, मिलान करने के लिए दे देते हैं। तो कार्बेट से रामगंगा और कोसी नदियां बहती हैं। जिम कार्बेट से रामगंगा और कोसी नदियां बह रही हैं। कोलेरू झील से कृष्णा और गोदावरी वहीं बह रही है भाई, कोलेरू झील पे। टुमारोजा बायोडाइवर्सिटी, ये किताब का नाम है, टुमारोजा बायोडाइवर्सिटी। ये वंदना शिवा की किताब है, वंदना शिवा इसकी लेखक हैं। ये वंदना शिवा जो हैं, ये सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं और भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका भी हैं। इस किताब पर प्रश्न पूछा गया है, टुमारोजा बायोडाइवर्सिटी। हरित गृह गैसों की संकल्पना जोसेफ फरियर के द्वारा 1824 में सबसे पहले दी गई थी। तो सबसे पहले हरित गृह गैसों की संकल्पना दी गई थी जोसेफ फरियर के द्वारा 1824 में। ये कौन कौन है इसमें? हरित गृह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसके कारण क्या भाई, हरित गृह गैस के कारण क्या है? कारण है कि भैया ऑक्सीजन की रचना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भूमंडलीय तापन होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मीथेन गैस के स्रोत भी पूछे जाते हैं, इस पे भी देख लेते हैं। मीथेन गैस, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, तो मीथेन गैस के स्रोत कौन कौन से भाई? बायोगैस है पहली चीज, जीवाणु अपघटन है, जुगाली करने वाले पशु हैं, ऑप्शंस में आते रहते हैं ये लोग, इतना याद रखना। जुगाली करने वाले पशु हैं, धान के खेत हैं, कोयले की खदान है, आर्द्र भूमियों से भी मीथेन गैस निकल रही है, समुद्र से भी और हाइड्रेट्स से भी मीथेन गैस प्राप्त होती है। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव क्या हो सकते हैं? ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव हैं, हिमशिलाएं पिघलने लगेंगी, समय पूर्व आम में बौर आने लगते हैं। आजकल आप देखते होंगे समय से पहले आम इसके बौर आते रहते हैं। ठीक है, तो हरित गृह गैस के, तो ये सब हरित गृह के गैस के प्रभाव हैं भाई। आगे देख लेते हैं। पादप प्लवक का सागर में वही महत्व होता है जो पृथ्वी पर घास का होता है। मतलब पृथ्वी पर जो घास का महत्व है वही महत्व है सागर में किसका? पादप प्लवकों का भी। तो ये भी याद रखना है। जलवायु परिवर्तन के खगोल शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन सर्बिया के खगोलविद रहे मिलुटिन मिलानकोविच ने किया था। मिलुटिन मिलानकोविच ने, जो कि सर्बिया के खगोलविद हैं, इन्होंने जलवायु परिवर्तन के खगोल शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए इस सिद्धांत को वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? मिलानकोविच परिकल्पना बोलते हैं। क्या है ये मिलानकोविच परिकल्पना? क्या है कि भैया पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित, पृथ्वी के लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मापन के लिए हिमतत्व क्या है? कई बार पूछा गया हिमतत्व है क्या? तो जलवायु परिवर्तन के मापन के लिए हिमतत्व का प्रयोग किया जाता है। और वो हिमतत्व क्या है? ये बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाता है। और ऐसा क्या है? ये एक बेलनाकार नमूना होता है। तो बर्फ की चादर को छेद कर बनाया गया एक बेलनाकार नमूना जो जलवायु परिवर्तन मापन के लिए यूज किया जाता है, उसको हम हिमतत्व भी कहते हैं।
उसको हम हिमतत्व बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में समोच्च बांध, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई सहायक होती है। मृदा में जब कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण की बात होती है उसमें सहायक होते हैं समोच्च बांध, अनुपद सस्यन, सूक्ष्म सिंचाई, शून्य जुताई है। ठीक है। चीन विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, लेकिन भूटान एक ऐसा देश है कि जो सबसे बड़ा कार्बन नेगेटिव देश है, मतलब यहाँ पे कार्बन नहीं। ठीक है। अच्छा, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, इसके बारे में भी थोड़ा देख लें। तो भैया चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों रहा? यूएसए ने डिजिटल रूप से इसका आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। यूएसए में ने इसका आयोजन किया था, याद रखना, यूएसए में आयोजन हुआ भाई। प्रमुख बिंदु इसके क्या क्या रहे हैं कि यूएसए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्चुअल रूप से 22-23 अप्रैल याद रखना, कई बार क्या होता है ना, ये तारीख भी पूछ लेते हैं। 22-23 अप्रैल को भैया यूएसए के जो राष्ट्रपति महोदय हैं जो बाइडेन ने वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया। इन्होंने पूरे विश्व के लगभग 40 नेता इसमें भाग भी लिए। नेताओं ने क्या किया? जलवायु शमन, अनुकूलन, प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिए तकनीकी नवाचार मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया इन्होंने। ठीक है। तो है क्या ये क्या है जलवायु परिवर्तन भाई? किसी स्थान की दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं के औसत को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं को औसत को जलवायु कहा जाता है। जब इस जलवायु में मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से परिवर्तन आए तो उसे हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास हुए हैं कुछ, उनके बारे में भी थोड़ा हम देख लेंगे। तो प्रयास कौन कौन से भाई? पहला प्रयास है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या करता है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हैं तो संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है आईपीसीसी, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करता है। दूसरा है यूएनएफसीसी। ये क्या है भाई? यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यूएनएफसीसी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। उद्देश्य है इसका कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। क्या है? कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। और पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था, रियो सम्मेलन हुआ था ना 1992 में, उसी समय इसको शुरू किया गया था यूएनएफसीसी को। ठीक है। अगला है पेरिस समझौता, 2015 में हुआ भाई। इसका 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो याद रखना पेरिस समझौते का महत्व किस बात में है। ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के भी कुछ प्रयास रहे हैं। तो भारत के कौन कौन से प्रयास रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं भाई। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भारत सरकार ने चलाई है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के रूप में भारत सरकार ने चलाई। कौन से? कि 2008 में इसका शुभारंभ हुआ भैया। इसमें 8 मिशन शामिल हैं। कब? 30 जून 2008 को। तारीख भी याद रखना, सन भी याद रखना। 30 जून 2008 को इसकी शुरुआत हुई है। इसमें 8 मिशनों को शामिल किया गया। कौन कौन से मिशन भाई? तो राष्ट्रीय सौर मिशन, भूलना नहीं क्योंकि इन मिशन के बारे में भी पूछा जाता है। विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, फिर सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो भारत में शुरू किए गए हैं जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान क्या है कि 2030 तक इसको प्राप्त करना भाई। ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संधि भी हुई है, भारत का ही प्रयास रहा है। तो इसमें भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया। ये कब किया गया? 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संधि की गई है। भारत और फ्रांस के बीच में कब? 30 नवंबर 2015 को। और ये
6 दिसंबर 2017 को अस्तित्व में आया। मतलब 2015 में समझौता हुआ था, संधि हुई थी, लेकिन 2017 में यह अस्तित्व में आया है। अगला है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना क्या भाई? ये है अक्षय ऊर्जा संसाधनों को आपस में जोड़ने के लिए वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की एक पहल है। तो हमें ये भी चीज याद रखनी है, ठीक है। फिर आगे और भी हैं कुछ। कानकुन सम्मेलन हुआ, इसमें हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया। अब ये प्रश्न बनता है कि हरित जलवायु कोष का प्रावधान कब किया गया? तो कानकुन सम्मेलन में किया गया। भैया याद रखना, कानकुन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया, जो एक 24 सदस्यीय हरित जलवायु कोष बोर्ड के द्वारा संचालित, 24 सदस्यीय हरित जलवायु कोष बोर्ड है, उसके द्वारा संचालित किया जाता है हरित जलवायु कोष, जिसकी स्थापना हुई है कानकुन सम्मेलन के बाद। कानकुन सम्मेलन में ही इसकी स्थापना हुई थी। वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन पूरे विश्व में 31 है, लेकिन भारत में एक को नहीं है। ये प्रश्न आया हुआ, वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन कितने हैं? तो भारत में तो को नहीं है, लेकिन पूरे विश्व में 30 हैं। ओजोन परत थोड़ा देख लें, ठीक है। अभी 1 मिनट रुकिए, आज ये पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। ओजोन परत क्या है भाई? आप सबको पता होगा कि समताप मंडल में पाई जाती है, 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। क्षोभ मंडल में 10% है, समताप मंडल में 90% पाया जाता है। इसकी माप की इकाई क्या है? डॉप्सन जो है ओजोन परत के माप की इकाई है भाई। इसका क्षरण हो रहा है। क्षरण क्यों हो रहा है? पहली बार 1985 में ब्रिटिश दल के द्वारा टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया। 1985 में ब्रिटिश दल के द्वारा सबसे पहले टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो उत्तरदायी है भैया सीएफसी मानव निर्मित है, जो कि उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम है इसका। तो सीएफसी क्या होती है? सीएफसी एक रंगहीन, गंधहीन तथा सरलता से द्रव में परिवर्तित होने वाली गैस है। रंगहीन भी है, गंधहीन भी है, सरलता से जल में या द्रव में परिवर्तित होने वाली गैस है। यह रेफ्रिजरेटर वातानुकूलित यंत्रों से निकलती है, ये भी याद रखना। अब रेफ्रिजरेटर में फ्रॉन, हेलोनिक, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग हो रहा है? मेथिलीन, हेलोनिक, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया का प्रयोग, ठीक है। अब सीएफसी, अब देखिए सीएफसी हेलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211, 1301, ये सारी चीजें सीएफसी के लिए उत्तरदायी हैं। फिर सर्वाधिक प्रभाव इसका कहाँ पड़ता भैया? तो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये भी याद रखना है। अब ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ हुआ है? ये भी प्रश्न एक है, तो अंटार्कटिका पर है, क्योंकि ध्रुवों पर ही सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके उपाय क्या है? ओजोन परत संरक्षण के उपाय क्या है भाई? तो उपाय है भैया, तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर ने लगाया था। तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता, ऐसा पूछा जाए कि ओजोन हैलो का पता कहाँ लगाया गया, तो तिब्बत पठार के ऊपर लगाया गया। किसने लगाया? तो लगाए हैं GW केंट मूर ने लगाया है। कौन है ये? टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक है। इसके संबंधित ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना एक संधि हुई 1989 में, पहली संधि हुई है 1989 में। क्यों? 1985 में ही तो देखा गया था, तो 89 में पहली संधि हो गई वियना में 1989 में। फिर UNGA जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस की, इसने क्या किया? 6 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर के दिन को ओजोन दिवस मनाने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर 2019 को मनाया गया। इसकी थीम रही है कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2018। कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2018, जो कि 2019 की थीम है, 16 सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में। इसकी थीम क्या रही 2019 में? बता रहे हैं हम अभी कि कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2018। लेकिन फिर
2020 की भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो जो 2020 की थीम रही वो क्या रही है, वो रही भैया ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। मतलब जो वियना कन्वेंशन हुआ था ना, वियना कन्वेंशन के 35 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 35 वियना कन्वेंशन के 35 साल को सूचित कर रहा है जो 2020 का कन्वेंशन हुआ है। ठीक है, इसमें 2021 वाला भी मेंशन नहीं है, उसको हम अलग से उस पर जो होगा हम उसे ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो उसको भी देख लेना। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या भाई है, इसका मुख्यालय है नैरोबी में। इसके प्रमुख कौन है, इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन कौन है, यूएनईपी के प्रमुख हैं, मुख्यालय है नैरोबी में। स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। तो याद रखना भैया 5 जून 1972 की स्थापना हुई, मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है, केनिया की राजधानी है, और प्रमुख है इंगर एंडरसन। ठीक है, गोवा का जो चोराव द्वीप है, चोराव, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति है। याद रखना चोराव द्वीप कहाँ है, तो गोवा में है भाई। अच्छा, राष्ट्रीय वन नीति देख लेते हैं 1952 की। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति क्या थी भाई, उद्देश्य था सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लाई गई, तो इसका उद्देश्य रहा कि सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाए, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण, लकड़ी के अन्य विकल्प को प्रोत्साहन देना, वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास इनके उद्देश्य रहे हैं। फिर 1988 में क्या हुआ कि ये उद्देश्य देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित के रूप में इसका उद्देश्य आ गया 1988 में। आगे है कि विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीक क्या होती है, ये प्रश्न आया हुआ है कि पगमार्क तकनीक होती क्या है। तो पगमार्क तकनीक एक ऐसी तकनीक है भैया कि जो विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए प्रयोग की जाती है, उसी को हम पगमार्क तकनीक बोलते हैं। कुछ वन्य प्राणी हैं, उनके वैज्ञानिक नाम भी देख लेते हैं। जैसे एशियाई जंगली गधा, इसका इक्कस हेमियोनस एशियाई जंगली गधा का है। बारहसिंगा का क्या है, रूसर्वस दुआवसेली। चिंकारा का क्या है, गजेला बेनेट्टी। नीलगाय का है बोसलाफस ट्रेगोकेमेलस। अच्छा, विश्व ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में भारत में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। तो इसमें क्या है कि वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा और उनका संरक्षण करना इसका काम था। अब हम देखेंगे NBPGR, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो क्या है भाई कि 1977 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई। 1977 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई। राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी है। कौन, NBPGR, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। याद रखना कि 10 क्षेत्रीय कार्यालय NBPGR के कौन कौन से भाई, तो एक तो भैया शिमला में है, शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलांग, भोपाली, कटक, हैदराबाद और श्रीनगर में। ये 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। अब आगे इसके देखेंगे, NBPGR ये हो गया। अब आगे देखेंगे भारतीय पशु कल्याण बोर्ड क्या है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड क्या है कि एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है भाई। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड सांविधिक सलाहकारी निकाय है। यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत स्थापित किया गया। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत स्थापित किया गया। अब अच्छा, एक पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ये वन और वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग के द्वारा दिया जाता है। राजस्थान सरकार के वन विभाग के द्वारा यह पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। उसका नाम क्या है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। एक है त्योहार है हरि ज्योति त्योहार। हरि ज्योति महीने भर मनाया जाता है। हरि ज्योति त्योहार
पूरा महीना भर मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसको मनाने वाले कौन है? गोंड और कोरकू जनजातियाँ। गोंड और कोरकू जनजातियाँ इस त्यौहार को मनाती हैं। ठीक है। टाइगर का संरक्षण करने के उद्देश्य से, याद रखना ये टाइगर रिजर्व हैं, इस समय भारत में 52 हो गए हैं ना। तो कौन कौन से? टाइगर रिजर्व का संरक्षण करने के उद्देश्य से सेव नामक संगठन के रूप में भारत नेपाल ने प्रारंभ किया है। तो भारत में कौन कौन से हैं वो हम थोड़ा देख लेंगे। अभी जो नए होंगे उनमें वो भी इसी में आ जाएंगे। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इंद्रावती भैया छत्तीसगढ़ में, याद भी होगा। गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पाखल अभयारण्य आंध्र में है, आंध्र प्रदेश। महुआ डार झारखंड में है। बोंडला गोवा में है, बोंडला वन्यजीव। कांगेर घाट छत्तीसगढ़। उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। शुक्ला फांटा नेपाल में है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ है? उत्तराखंड में है, अस्कोट। आगे है नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, समसपुर, रायबरेली। अच्छे नेशनल पार्क हैं, ठीक है, इसमें सब कुछ इसमें इकट्ठा है। पार्वती अरंगा जयप्रकाश नगर गोंडा। उद्धव पक्षी विहार साहेबगंज उत्तर प्रदेश में ये। बनेरघट्टा तितली उद्यान जो कि पहला, ये बेंगलुरु में है। अब इसके पहले का मतलब क्या है भाई? पहले का मतलब है कि बनेरघट्टा तितली उद्यान के रूप में पहली बार स्थापित हुआ है, जो कि कहाँ? कर्नाटक में है। कर्नाटक में भी बेंगलुरु में है। अमराबाद बाघ अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना में है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। और भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास, यूपीएससी में पिछली बार पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक कौन सा है भाई? 2014 से 2024 तक यूएन के द्वारा सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक 2014 से 2024 को घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। करंज महुआ, करंज महुआ नीम जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। करंज महुआ नीम जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, विश्व जल संरक्षण दिवस हर साल मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। विश्व जल संरक्षण दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 2019 की थीम क्या रही? तो 2019 की थीम रही लीविंग नो वन बिहाइंड। लीविंग नो वन बिहाइंड रही 2019 की थीम। तो 2021 में क्या रहा भैया? पानी का महत्व, वैल्यू ऑफ वाटर। तो 2020 में क्या रहा? कि जल और जलवायु परिवर्तन। टायलर पुरस्कार क्या भाई? टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है भाई, आगे है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार क्यों दिया जाता है? केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है भाई। क्यों दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। एक पुरस्कार है ग्लोबल 500। ग्लोबल 500 क्या है भाई? यूएनईपी के द्वारा स्थापित है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा स्थापित है। 2003 तक ये दिया गया है। और 2003 में बिंदेश्वर पाठक जो कि भारत के रहने वाले हैं उनको दिया गया था। वो कौन भाई? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। इनको दिया गया 2003 में, और 2003 तक ही ये ग्लोबल 500 दिया गया है। ठीक है, 2005 से क्या किया गया? 2005 से चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया जाने लग गया यूएनईपी के द्वारा। तो यूएनईपी के द्वारा 2005 से चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया जाने लग गया। तो याद रखना, अंतिम ग्लोबल 500 पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है बिंदेश्वर पाठक को 2003 में। ठीक है, तो भैया यहीं पे ये वीडियो आज समाप्त होगी। तो भाई वीडियो को ध्यान से सुनिए। आप फिर से बता दे रहे हैं, अगर आप अभी नहीं देखेंगे तो पेपर के बाद देखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट था आपके पेपर के लिहाज से। तो इसलिए भाई ध्यान से इसको देखिए, अभी से देखिए, ताकि बाद में पछताने की नौबत ही ना आए। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर पछताने की नौबत आई तो मान के चलिए कि 1 साल फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और भैया जिसको भी पेड कोर्स ज्वाइन करना है वो जल्द से जल्द बिहार PCS 67
प्री ROR 2021 बिहार CDPO के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अभी इसकी फ़ीस मात्र 300 रुपये हम कर दिए हैं, जो कि नवरात्रि तक के लिए छूट है। नवरात्रि के बाद इसकी फ़ीस 1499 प्लस कर देंगे हम। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा टेलीफोन नंबर है। तो आज इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।